सो वेलकम नीट एस्पिरेंट्स टू आवर चैनल टारगेट एम्स दिल्ली। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? आपको इस चैनल पर मिलेंगे स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एम्स दिल्ली क्रैक कर सको, वो भी एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स से। ये चैनल होगा आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जिधर एक्सक्लूसिवली एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे आपके टारगेट एम्स दिल्ली क्रैक करने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। So I'm Saksham Agarwal from AIMS Delhi. Scored 715 out of 720 in NEET 2024 and secured AIR 46. ठीक है, अब चलो बात करते हैं हाउ टू इंक्रीज मार्क्स के ऊपर कि भैया हम 350 मार्क्स ला रहे हैं, क्या हम 350 ला भी 650 ला भी सकते हैं? 650 प्लस में तो भाई रैंक अंडर 1000 बहुत आराम से है। हमारे टाइम तो 650 प्लस भाई 650 तो कट ऑफ थी। अभी ये जो टाइम है इसमें हम क्या 300 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। तो अब बस ये कैसे लाना है, देखो एक ही तरीका है। अभी जैसे मान लो अभी तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं, तो तुम क्या करो, लेक्चर फिर नोट्स बना लिए। उसके नोट्स पढ़ना इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, मेन है एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ ली, एमसीक्यूज लगा लिए और उसके बाद टेस्ट दे दिए। टेस्ट देने के बाद वीक एरियाज फाइंड आउट किए। वीक एरियाज फाइंड आउट करने के बाद तुमने उन पे वर्क अपॉन किया, उनको फिक्स कर दिया। वीक एरियाज को इस तरीके से देखो कि तुमने पहले सोचा कि तुम्हारा पूरा रोड बन गया है, ठीक है, लेकिन जब तुम टेस्ट दोगे, जब तुम उसके ऊपर ट्रक चला के देखोगे तो तुम देखोगे एक जगह गड्ढा बन गया, तो वो तुम्हारा वीक एरिया है। अब उस गड्ढे को तुम्हें भरना पड़ेगा, वो तुम्हारा काम है। अब ये तुम कैसे करोगे? रिविजन करके, वापस और एमसीक्यूज बढ़ा के उस चैप्टर के, ठीक है, और कोई तरीका नहीं। और तीसरा होता है सिली मिस्टेक्स तुम जो कर देते हो, उसके लिए तो बस एक ही तरीका है, तुम अपने मन में बोलो कि मैं सिली मिस्टेक, हर टेस्ट में बोलो कि मैं सिली मिस्टेक नहीं करूंगा इस टेस्ट में, ठीक है। जब तुम ये बोलोगे तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा उस लेवल पे आएगा कि हाँ, इस टेस्ट को कैजुअली नहीं देना, माइंडफुली देना है, तो सिली मिस्टेक अपने आप कम होंगे, ठीक है। तो ये बात कर दी मैंने। उसके बाद अब अगर तुम पूछोगे कि फिजिक्स का क्या करें, केमिस्ट्री का क्या करें, टेस्ट के पर्सपेक्टिव से, अभी सिलेबस वाइज नहीं, बायो का क्या करें, तो देखो सबसे पहले टाइम डिवीजन तुम्हारा इस हिसाब से रहेगा कि बायो तुम्हारा 60 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 45 टू 60 मिनट एक्चुअली, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 1 मिनट पर क्वेश्चन, मतलब 60 मिनट एंड 60 मिनट दे सकते हो। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर मैं बोलूँगा 60 मिनट नहीं लगते, तो इसके लिए भी 45 मिनट ही मान के चलो, समझ गए। अगर ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन दिमाग में रखोगे तो पैनिक लास्ट मोमेंट में नहीं होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि कब तुम्हें अपने आप को बायो से हटा के केमिस्ट्री में आना है। अगर तुम्हें बायो करने में ही 90 मिनट मतलब आधा टाइम लग गया, तो ऐसा नहीं करना है, तुम्हें 60 मिनट में बायो को रोक देना है, तुम्हें केमिस्ट्री पे बढ़ जाना है, तो फिजिक्स पे बढ़ जाना है, समझ गए। और कभी भी ऐसा मत करना कि पेपर देते हुए तुमने कॉन्फिडेंस डाउन कर लिया। मेरा जो नीट पेपर में पहला सवाल था, वो वही सवाल मेरे को नहीं आता था, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसके ऊपर मारा गोला और मैं आगे बढ़ गया। कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना भाई, तुम्हें अगले सवाल पे जाना है जो तुम बना सकते हो। और लास्ट में जब मैं उस सवाल पे गया तो मैंने उसको बनाया और वो सही भी हो गया, समझ रहे हो। तो जब तुम सही लगातार बनाते जाओगे तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और उसके बाद जो टफ जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो बनते नहीं लगातार, तो वो भी तुमसे सॉल्व होने लगे, ठीक है। अब एक और चीज़ की बात करते हैं, बैड टेस्ट, मतलब जो तुम्हारे टेस्ट सिर्फ तुम्हारे 620 ही आ रहे हैं, टॉपर के 670 आ रहे हैं, तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे तो बुरे टेस्ट जा रहे हैं। 570 आ रहे तुम्हारे, 320 आ रहे तुम्हारे, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे बैड टेस्ट जा रहे हैं, सही बात है। इसके कारण तुम पैनिक क्रिएट कर लेते हो कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ये वो। इसके कारण तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, इसके कारण तुम टेस्ट देना ही छोड़ देते हो। तो वैसा नहीं करना है भाई। बात है कि सबका एक कर्व होता है मार्क्स इंक्रीज होने का, वो मेनली लास्ट में ही आता है। मेरे मार्क्स भी 670 ही आते थे मेनली, लास्ट में ही 700 प्लस आने लगे। क्योंकि क्या होता है कि अभी तुम यूनिट वाइज टेस्ट दोगे, तुम चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, इन डेप्थ वाले टेस्ट दोगे, जो कि तुम्हें ज़्यादा नॉलेज टेस्ट करता है। लेकिन जब नीट फुल मॉक टेस्ट होती है ना, वो बहुत ही डाइल्यूट होती है, बहुत ही सुपरफिशियल सवाल होते हैं, बहुत ही ईजी सवाल होते हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि जो एवरेज भी स्कोर कर रहा होता है उसके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 320 से 620 लाना भी पॉसिबल है, समझ गए। तो अब ये बात है, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। शुरू करते हैं हम बायोलॉजी से। तो अब बायोलॉजी में
क्या याद रखना है कि बायोलॉजी 50% है, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना, एक भी शब्द नहीं छोड़ना, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। सबको पता है, 1000 बार सुन चुके, यूट्यूब चैनल पे सुन चुके, मेरे मुंह से सुन रहे हो, अब मैं क्या बोलूँ। ठीक है, अब इसमें तुम कुछ ही चीजें बस अलग कर सकते हो जो हमने भी की, एम्स टॉपर्स ने भी की। हमारी बस अलग ये चीज थी कि हमने ऐसा रंग बिरंगा नहीं कर दिया एनसीईआरटी को, हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही अंडरलाइन किए। हमने देखा कि ये पीवाईक्यू में पूछा जा रहा है, हमने देखा ये एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है, हमने सिर्फ उसी पार्ट्स पे ध्यान दिया। हमने असर्शन रीजन सवाल बनाए, हमने देखा कि असर्शन रीजन ऐसे टाइप के स्टेटमेंट से आ रहे हैं, हमने वो स्टेटमेंट्स को हाईलाइट किए, उनको अलग कॉपी में लिखा और बार बार उसको पढ़ा। समझ आ रहा है कि असर्शन रीजन से लोग डरते हैं, लेकिन भाई एनसीईआरटी से ही उठ के आ रहा है, वो तुम्हें उधर से ही निकाल के समझ के बनाना होगा। उसके बाद कुछ भी तुम्हें हार्ड लगे, यूट्यूब पे चले जाओ भाई। जैसे कि तुम बोलोगे कि वो जो एक वो होता है ना, वो 16 वो जो कोडॉन्स तुम्हें याद करना है कि नहीं, यूएजी किसका है, यू 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 किसका है, जी 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 किसका है। भाई इसके न्यूमोनिक्स बना रखे यूट्यूब पे, भाई तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है खुद से याद करने की। जाओ यूट्यूब पे सर्च करो न्यूमोनिक्स, उसके बाद तुम्हें मिल जाएंगे, मेमोरी ट्रिक्स मिल जाएंगे। रिवीजन कैसे करनी है एनसीईआरटी की, 300 पेज की किताब है, वो भी दो दो कैसे रिवाइज करो भैया, एक दिन पहले नीट के थोड़ी हो पाएगा ये। मैं बता रहा हूँ हो पाएगा। तुम टेस्ट एमसीक्यूज और ये सब दोगे तो सच बात है, तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कौन सा पार्ट तुम भूल जाते हो, तुम कौन सा पार्ट याद रखते हो। लास्ट के दिन ऐसा होगा कि तुम्हें पता होगा कि तुम्हें बस गिन के एनसीईआरटी के ये 30 या 40 पेज पढ़ने हैं और उसके बाद तुम नीट के लिए जाने के लिए एलिजिबल भी हो जाओगे। लेकिन इससे पहले तुम्हारी मेहनत क्या है, तुम्हें एनसीईआरटी को 5-10 बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन देखो 5 बार तो प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, लाइन टू लाइन 5 बार तो पढ़ना है, वो तो मिनिमम है। अब ये जो मैं 15 बार बोल रहा हूँ, मतलब 10 बार और सिर्फ वीक एरियाज ही पढ़ने हैं। लोग जो बोलते हैं 25 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, उन्होंने 5 बार ही पढ़ी है, बाकी में उन्होंने सिर्फ हर बार वीक एरिया को देखने के लिए ही एनसीईआरटी खोली है, उसको उन्होंने काउंट कर लिया है। कोई नहीं पढ़ रहा 25 बार, सिर्फ वीक एरियाज देखने के लिए ही लोग बार बार देखते हैं कि मैं कुछ भूल गया तो वापस एनसीईआरटी खोल ली, कुछ पूरा ही चैप्टर मिसिंग, बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल लग रहा है चैप्टर में, तो पूरा वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए वो बोलते हैं कि मैंने बहुत बार पढ़ा है। तो देखो, बायो में मैंने क्या क्या बात कर ली कि बायो की एनसीईआरटी के फाउंडेशन कैसे बनानी है। सवाल जब तुम सॉल्व करोगे बायो के, अपने आप समझ जाओगे और उसके बाद बायो की एनसीईआरटी धीरे धीरे सही से पढ़ोगे। धीरे धीरे जब सही से पढ़ोगे तो तुम्हारे मार्क्स अपने आप बायो में इम्प्रूव होंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बता दिया ये बायो का पढ़ने का तरीका होगा। उसके बाद रिवाइज करने का तरीका ये हुआ कि तुम्हें अपना फिगर आउट करना है कि वीक एरियाज कहाँ है और उसको नैरो डाउन करना है। एक पतली सी कॉपी बनानी है जिधर लिखना है कि मैं ये चीज़ भूल जाता हूँ, एक कॉपी जिधर तुम सिर्फ फॉरगेटफुल चीज़ें लिखोगे कि ये मैं भूल जाता हूँ। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आते हैं 3 पार्ट, फिजिकल, इनऑर्गेनिक आईओ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओसी। ठीक है, तो फिजिकल को तुम्हें पढ़नी फिजिक्स की तरह, इसमें मेन चीज़ होती है बस फॉर्मूलाज। इसमें तो एक दो चैप्टर जैसे सोल्यूशंस जैसा चैप्टर हो गया, उसी के अंदर बस थियरी है तो वो थियरी। तो फिजिक्स की तरह इसको पढ़ो, फॉर्मूला देखो, और जिधर रटने वाली थियरी आती है कि कोलॉइड क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो उधर तुम्हें थियरी रटनी पड़ेगी, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी तो ये पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री बस फार्मूला से हो जाता है, तुम रट लो एग्जैक्ट फार्मूला। एक सिंपल सा सवाल आएगा, फार्मूला पुट इन करो और उसके बाद सवाल सॉल्व हो जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लोग परेशान रहते हैं कि एनसीईआरटी बहुत लंबी है, बोरिंग है, ये है वो है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने भी 10 बार एनसीईआरटी पढ़ी है इसकी। मैंने लिख लिख के पढ़ा है, याद करने के 100 तरीके देख लिए यूट्यूब पे, अलग अलग टीचर से पढ़ लिया मैंने यूट्यूब पे, कोचिंग में, हर जगह। कोई और तरीका नहीं। बस आईओसी मतलब इनऑर्गेनिक के लिए मैं ये तुम्हें बोलना चाहूँगा कि केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये चैप्टर्स तुम्हारे बेस है। अगर ये तुमने नहीं पढ़े तो तुम ना पी ब्लॉक पढ़ पाओगे, ना एस ब्लॉक, ना डी ब्लॉक, कोई ब्लॉक नहीं पढ़ पाओगे। आईओसी तुम्हें बिल्कुल इरिटेट करके रख देगी। अब बात करते हैं ओसी। ओसी कुछ लोगों को अच्छा, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है। कुछ लोगों को जो अच्छा लगता है वो सिंपल ये तरीका है, मैं बताता हूँ। बुरा इसलिए लगता है लोगों को क्योंकि उनको समझ नहीं आता, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल लगातार हो रहा होता है और उनका दिमाग में ऐसे ऐसे घूम रहा होता है कि उनको समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन तो ये जो होते हैं
जिन्होंने सही से पढ़ा होता है उन्होंने ऑर्डर्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, ये वाले को रट लिया होता है। जो रिएक्शंस होती है उनको रट लिया होता है। जब तुम ये ऑर्डर्स और रिएक्शंस रट लेते हो तो उसके बाद जब तुम्हारे सामने कोई भी सवाल आता है वो आराम से बन जाएगा। तुम्हें जब क्लियर चीजें पता है कि ये ऑर्डर है, इसके अकॉर्डिंग ये चीजें चलेंगी। एक ऑर्डर होता है ना जिसमें प्लस आई इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट, रेजोनेंस किसका ज्यादा, एरोमेटिसिटी, ये चार चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट, बैक बॉन्डिंग, आधी उसी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे बेस्ड है। बस तुम बस ये फाइंड कर लो कब क्या चीज स्टेबल बनेगी, कब क्या चीज स्टेबल नहीं बनेगी, तुम अपने आप समझ जाओगे। कुछ रिएक्शंस होंगे जो कि पूरी रटने वाली होती है, तो नीट ही रटने का एग्जाम है भाई, तो वो तो तुम्हें रटनी ही होंगी, तुम्हें रट के ही उससे पार मिलेगा। ये हो गई केमिस्ट्री की बात। केमिस्ट्री में तुम्हें बस 40 to 50 मिनट्स लगाने हैं जब टेस्ट दो, उससे ज़्यादा नहीं लगाने हैं। तो ये हो गया। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं ये बोलूँगा कि PYQs प्रैक्टिस करो। नीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे PYQs बनाता है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल PYQs बनाता है। तुम्हारे वो PYQ से सवाल उठ के आ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और वो बहुत ही प्रॉपर टाइप का सवाल होगा। इनऑर्गेनिक के लिए तुम एक कॉपी बना लो अलग से, उसमें लिख लिख के बार बार उधर एक ऐसे कर सकते हो कि सिर्फ रिएक्शन एक के लिए एरिया में लिख दिया, यूजेस एक जगह पे लिख दिया अलग अलग कंपाउंड्स का, फॉर्मेशन वाले रिएक्शन एक जगह लिख दिए, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज वाले रिएक्शन अलग जगह पे लिख दिए। समझ रहे हो? इस तरीके से तुम लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने भी यही किया था। अब आते हैं फिजिक्स पे, जिससे सब लोग डरते हैं। मेरे अकॉर्डिंग नहीं डरना चाहिए, पता नहीं क्यों डरते हैं। वापस वही चीज़ है, मेनली फार्मूलाज है। दूसरी चीज़ कॉन्सेप्ट्स है। ग्रेविटी नीचे लगती है तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ग्रेविटी ऊपर नहीं लग सकती, तुम्हें ये पता होना चाहिए। अगर तुम लिफ्ट से बॉल को गिराओगे तो बॉल को ग्रेविटी नीचे खींचेगी, और अगर लिफ्ट ऊपर v वेलोसिटी से जा रही थी तो v से बॉल ऊपर जाएगी। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। इन सब कॉन्सेप्ट्स को तुम अपने सिर्फ टीचर से ही सीख सकते हो, ठीक है। उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है। रिलेटिव मोशन बहुत ही इरिटेट करता है लोगों को, मैं बता रहा हूँ, मेरे को भी बहुत करता था। तो इसके लिए तुम्हें बस ये करना है कि यूट्यूब पे जाओ या जो भी कोचिंग में जाते हो उधर एक अच्छे टीचर से समझने का ट्राई करो, बहुत ही आराम से। जैसे कि मेरे को NLM के अंदर प्रॉब्लम थी, तो मेरे टीचर ने बोला कि देख सक्षम, तेरे मॉड्यूल के सवाल बन जाते हैं, ये सवाल बन जाते हैं, लेकिन जब कॉन्सेप्चुअल आता है तो नहीं बन पा रहे। तू जाके HCV मतलब HC वर्मा के कुछ ये 1 2 3 उन्होंने सवाल मार्क किए, और उसके बाद बोला कि ये कर, उसके बाद तेरे कॉन्सेप्ट अच्छे बिल्ड हो जाएंगे। तो यही बात है कि तुम्हें इसमें टीचर ही हेल्प कर सकता है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में। अच्छे टीचर को फाइंड करो, उससे सीखो। दूसरा है फॉर्मूला, फॉर्मूला शीट बना लो, फॉर्मूला शीट बना लो, ये हमेशा काम आएगी। फॉर्मूला शीट में ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला किस कंडीशन पे काम करेगा वो भी लिखना है। V = U+AT जो होता है वो सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही काम करता है, वो ऐसे काम नहीं करता। अगर डिफरेंट एक्सेलरेशन होने लगेंगे टाइम के साथ तो वो काम नहीं करेगा। कि फिजिक्स की स्ट्रेटेजी कैसे होती है।